स्टूडेंट, आज आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th की हिंदी बुक अंतराल का चैप्टर 2 विस्कोहर की माटी, जिसके राइटर है विश्वनाथ त्रिपाठी जी। विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने यह पाठ उनकी आत्मकथा नंगा तलाई के गांव का एक अंश है। उन्होंने गांव में जो जीवन व्यतीत किया, गांव के प्राकृतिक जीवन को उन्होंने जो महसूस किया, उसको उन्होंने हमारे सामने एक अंश के रूप में प्रस्तुत किया है। आत्मकथा शैली में लिखा यह पाठ अपनी अभिव्यंजना में अत्यंत रोचक और पठनीय है। लेखक ने उम्र के कई पड़ाव पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं और लोक मान्यताओं को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। भाई, इस अंश के द्वारा विस्कोहर की माटी, ये जो लेखक के गांव का नाम है विस्कोहर की माटी, इसके माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि इसमें गांव का जीवन, वहाँ पर सुविधाएं नहीं होती है इतनी जितनी हमारे शहरों में सुविधाएं होती है, पर वहाँ पर प्राकृतिक परिवेश बहुत अच्छा होता है, प्राकृतिक जीवन बहुत अच्छा होता है। तो वही उसी का रोचक और अत्यंत रोचक पठनीय है। तो यहाँ पर जो है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने गांव के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली का, लोक कथाओं का और लोक मान्यताओं का पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते, बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं। गांव जो है प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। इस निर्भरता का दूसरा पक्ष है प्राकृतिक सौंदर्य, क्योंकि गांव में इतना ज़्यादा प्राकृतिक सौंदर्य होता है, कहीं आपको देखने को नहीं मिल सकता, जिसे लेखक ने बड़े मनोयोग से दिया है और प्रस्तुत किया है। भाई, लेखक ने अपना बचपन सारा वहाँ पर ही गांव में ही जिया है और उसको एक अंश के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो एक तरफ प्राकृतिक संपदा के रूप में अकाल के वक्त खाई जाने वाली कमल ककड़ी का वर्णन है। भाई, इस अंश में एक तरफ तो कमल ककड़ी का वर्णन है जो अकाल में आपदा के समय खाई जाती है, और दूसरी ओर प्राकृतिक विपदा, बाढ़ से बदहाल गांव के तकलीफों का जिक्र है। भाई, इस अंश में उन्होंने दो तरह की बातों का वर्णन किया है। एक तो जब आपदा के समय, अकाल के समय वहाँ पर खाने को कुछ नहीं रहता, तो लोग क्या खाते हैं, कमल ककड़ी का वर्णन किया है। जो कमल की डंडी होती है, कमल के फूल की डंडी, उसे कहते हैं कमल ककड़ी। तो दूसरी ओर प्राकृतिक विपदा, बाढ़, जब बाढ़ से बदहाल हो जाता है गाँव, बुरा हाल हो जाता है, तो तकलीफों का जिक्र है। कमल कोइया, हर श्रृंगार के साथ साथ तोरी, लौकी, भिंडी, भटकेटिया, इमली, कदम्ब आदि के फूलों का वर्णन कर लेखक के ग्रामीण प्राकृतिक सूक्ष्म और संपदा को दिखाया है इसमें। भाई, इसमें लेखक ने, हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे तो इन सभी वर्ड्स का पता चलेगा, हम आपको मीनिंग बताएंगे। तो इसमें कहने का भाव यह है कि लेखक ने इसके अंदर, इस चैप्टर में, इस अंश के अंदर अपने जीवन में जिया हुआ ग्रामीण जीवन बताया है। तो इसमें धामिन, गोवन, घोर, गड़ाची आदि कई भ्रम मिश्रित वातावरण का निर्माण किया है। कई ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया है जी जो भय से, भाई, इनको सुनते ही डर लगता है। वातावरण का के नाम है ये। ग्रामीण जीवन में शहरी दवाइयों की जगह प्रकृति के से प्राप्त फूल पत्तियों के प्रयोग भी आम है। भाई, ग्रामीण जीवन में जो है ना, हम शहरी दवाइयों की, शहर में तो कोई बीमार होता है, चोट लगती है तो दवाइयाँ लेके आ जाते हैं, पर गांव में ऐसा नहीं होता। प्राकृतिक फूल पत्तियों से ही दवाई बना के उसे यूज़ करते हैं। पूरी कथा के केंद्र में है विस्कोहर। भाई, पूरी कथा, जो लेखक ने ये लेख लिखा है, जो यह अंश है, इसमें पूरी कथा को विस्कोहर गांव को केंद्र बनाया गया है, और एक पात्र विश्वनाथ जो लेखक स्वयं है। भाई, स्वयं लेखक ने
अपने ऊपर यह लिखा है। गर्मी, वर्षा, शरद ऋतु में गांव में होने वाली दिक्कतों का भी लेखक के मन पर प्रभाव पड़ा है। भाई उसने इस अंश में सब कुछ लिखा है, जिस जिस चीज का लेखक के मन पर प्रभाव पड़ा है या उस पर असर पड़ा है, जिसका उल्लेख इस रचना में दिखाई पड़ता है। 10 वर्ष की उम्र में करीब 10 वर्ष बड़ी स्त्री को देखकर मन में उठे बसे भावों, संवेगों का विवर्णन इसके अंदर किया गया है। सत्यता और नरसंगीता का द्योतक है जो पूरी रचना में लेखक ने अपने देखे भोगे यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। इसमें लेखक ने पूरी रचना, जो इस अंश की रचना की है लेखक ने, उसको यथार्थ को, सत्यता तक को जो लेखक ने स्वयं भोगा है उसको प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। लेखक की शैली अपने आप में अनूठी और बिल्कुल नहीं है। भाई उसने अपने जीवन पर घटित होने वाली घटना को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ मिलाकर बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। तो ये हमारा विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा चैप्टर है। तो हम देखते हैं कि किस तरह विस्कोहर की माटी में विश्वनाथ जी ने अपने जीवन को प्राकृतिक रूप प्रस्तुत किया है। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। विस्कोहर की माटी। पूर्व टोले के पोखर में कमल फूलते, भोज में हिंदुओं के यहाँ भोजन कमल पत्र पर परोसा जाता। कमल पत्र को पुरैन कहते, कमल के नाल को भसीण कहते। भाई गांव में एक कोने में पूर्व की तरफ कमल का फूल खिलते थे, बहुत बड़ा तालाब था वहां पर। पोखर मतलब तालाब, पूर्व की तरफ को पोखर तालाब है एक, वहां पर बहुत सारे फूल, कमल के फूल खिलते थे। भोज में हिंदुओं के यहाँ भोजन कमल पत्र पर परोसा जाता था। भाई जो पूर्व के टोले के पोखर में, यानी पूर्व में जो तालाब बना हुआ है उसमें एक टोले में बहुत सारे कमल के फूल, टोले यानी एक किनारे पर टोली बनाकर बहुत सारे कमल के फूल खिलते हैं। और भोजन में हिंदुओं के यहाँ भोज कराते, भोजन कमल पत्र पर ही परोसा जाता है। कमल पत्र को, कमल के पत्ते को पुरैन कहते हैं। पुरैन को क्या कहते हैं? कमल का पत्ता। और कमल की नाल को भसीण कहते हैं। जो कमल के फूल के नीचे डंडी होती है उसको भसीण कहते हैं। आसपास कोई बड़ा कमल तालाब था। भाई आसपास गांव में आसपास कमल का तालाब था, लेवड़ी का ताल, भाई जो जिसका नाम था लेवड़ी। अकाल पड़ने पर लोग उसमें से भसीण यानी कमल ककड़ी, उस डंडी को, कमल की डंडी को भसीण, उसकी नाल भी भसीण कहते हैं और उसको कमल ककड़ी भी कहते हैं, खोदकर बड़े बड़े खांचों में सर पर लाद कर खाने के लिए ले जाते। भाई जब अकाल पड़ता था गांव के लोग कमल ककड़ी को, भसीण को खोद कर ले आते थे और खाने के लिए ले जाते थे। कमल ककड़ी को सामान्यतः अभी भी गांव में नहीं खाया जाता। भाई अब कमल ककड़ी को गांव में नहीं खाया जाता। कमल का बीज, कमल गट्टा जरूर खाया जाता है। भाई कमल का जो बीज होता है जिससे कमल का फूल खिलता है वो कमल गट्टा, उसको कमल गट्टा कहते हैं, वो जरूर खाया जाता है। कमल से कहीं ज़्यादा बहार कोइया की थी। भाई कमल से कहीं ज़्यादा बहार कोइया की थी। कोइया भी एक तरह का फूल है। कोइया वहीं जल पुष्प है। भाई कोइया भी कमल की तरह जल में खिलने वाला फूल है, जिसे कुमुद कहते हैं। उसे कुमुद का फूल भी कहते हैं। कोइया भी कमल की तरफ तालाब में खिलता है, जब पानी में खिलता है, पर कमल से ज़्यादा अच्छा होता है कोइया, जिसे कुमुद भी कहते हैं। इसे कोका बेली भी कहते हैं। भाई कोइया के कई सारे नाम है, कुमुद, कोका बेली। शरद में जहाँ भी गड्ढा हो उसे में पानी होता है। शरद ऋतु में बारिश के दिनों में जहाँ कहीं भी गड्ढा होता है उसमें पानी भर जाता है और वहीं पे ही कोइया के यानी कुमुद के फूल खिल जाते हैं। रेलवे लाइन के दोनों ओर प्राय गड्ढों में पानी भरा रहता है। बारिश के दिनों में रेलवे लाइन के दोनों तरफ पानी भर जाता है गड्ढों में। आप उत्तर भारत में इसे प्राय सर्वत्र पाएंगे। आप उत्तर भारत की तरफ इसे सारी जगह ही पाएंगे। विश्वनाथ बहुत दिनों समझते थे, भाई विश्वनाथ बहुत दिनों तक यही समझते रहे कि कोइया सिर्फ हमारे यहाँ ही का फूल है। भाई विश्वनाथ जो थे, जो लेखक थे,
वो बहुत दिनों तक यही समझते रहे कि कोइया का फूल यानी कुमुद का फूल हमारे गांव का ही फूल है और कहीं यह नहीं उगता। एक बार वैष्णो देवी दर्शनार्थ गए। भाई लेखक विश्वनाथ जी एक बार वैष्णो देवी माता के दर्शन को गए। देखा यह पंजाब में भी रेलवे लाइन के दोनों तरफ खिला था। भाई वहाँ पंजाब में रेलवे लाइन के दोनों तरफ ही यह फूल खिला हुआ था, कोइया का फूल अनवर्त निरंतर। भाई शरद की चांदनी में सरोवर में चांदनी का प्रतिबिंब और खिली हुई कोइयों की पत्तियां एक ही हो जाती है। भाई शरद ऋतु में शरद की चांदनी में सरोवर में चांदनी का प्रतिबिंब, चांदनी का जो प्रतिबिंब होता है और खिली हुई कोइयों की पत्तियों का एक जैसा ही होता है। इसकी गंध को जो पसंद करता है वही जानता है कि क्या है। भाई जो कोइया की पत्तियों का, कोइया के फूल की खुशबू होती है ना, वो जिसको उसकी पसंद है वही बता सकता है कि ये क्या चीज़ है। इन्हीं दिनों तालाब में सिंघाड़ा आता है। भाई इन्हीं दिनों में शरद ऋतु के टाइम पे ही तालाबों में सिंघाड़ा उगता है। सिंघाड़े के फूल भी होते हैं उजले और उनमें गंध भी होती है। भी उजले उजले होते हैं और उनमें खुशबू भी होती है। विश्वनाथ को सिंघाड़े के फूलों से भरे हुए तालाब से गंध के साथ एक हल्की सी आवाज भी सुनाई देती है। विश्वनाथ जब तालाब के किनारे बैठा होता है, वहां सिंघाड़े के फूलों के से भरे हुए तालाब से, वहां पे सिंघाड़े ही सिंघाड़े उगे हुए थे, वहां पर उसे गंध के साथ साथ एक हल्की सी आवाज भी सुनाई देती है। वे घूम घूम कर तालाबों से आती हुई गंध मिश्रित आवाजें सुनते। भाई वो घूम घूम कर तालाब के चारों ओर घूमते हैं और देखते हैं कि ये आवाज गंध से मिश्रित, गंध के साथ मिलती हुई कैसी आ रही है। सिंगाड़ा जब बतिया यानी छोटा दुधिया होता है, छोटा छोटा होता है, जिसके पत्तों में से दूध निकलता है, तब उसमें वह गंध भी होती है। भाई तब उसमें वह गंध होती है। और शरद में ही हर सिंगार फूलता है। भाई शरद में ही हर सिंगार का फूल खिलता है। पितृपक्ष में मालिन दाई घर के दरवाजे पर हर श्रृंगार की राशि रख देती है। भाई जो पितृपक्ष आता है, श्राद्ध आते हैं, तब घर के जो मालिक होते हैं, मालकिन होती हैं, वो दाई घर के दरवाजे पर, घर के दाईं तरफ दरवाजे पर हर श्रृंगार के फूल रख जाती थी। और तो खड़ी बोली हुई, भैया तो खड़ी बोली हुई, ये तो गांव की बोली में कुरई जात रही। भाई गांव की बोली में कहते हैं कि कहाँ जा रही है। बहुत ढेर सारे फूल मानो इकट्ठे ही अनायास उसने गिर पड़ते थे। भाई उस समय बहुत सारे फूल मानो एक ही दम अचानक गिर पड़ते थे। कुरई देना है तो सकर्मक, लेकिन सहजता अकर्मक की है। भाई कुरई देना में सकर्मक क्रिया लगी, पर सहजता अकर्मक की है। गांव में ज्ञात अज्ञात वनस्पतियों, जल के विविध रूपों और मिट्टी के अनेक वर्णों आकारों का एक सा समस्त वातावरण था जो संजीव था। भाई गांव में जानी अनजानी, ज्ञात अज्ञात यानी जानी पहचानी और अनजानी वनस्पतियां होती थी। जल के विविध रूप होते थे, अनेक तरह का जल होता था। मिट्टी के अनेक वर्ण होते थे, कई प्रकार की मिट्टियां होती थी। आकारों का एक ऐसा समस्त वातावरण था। भाई गांव के अंदर हर चीज़ों का अलग अलग, कुछ जाना हुआ होता था, कुछ अनजाना होता था, और कुछ सजीव होता था, कुछ निर्जीव होता था। विश्वनाथ जो थे, आदि बच्चे उसे छूते और पहचानते, उससे बतियाते थे। भाई विश्वनाथ और आदि बच्चे जो उनके साथ के और बच्चे थे, वो उन चीज़ों को छूते थे और पहचानते थे कि यह चीज़ क्या है, उसके बारे में जानते थे और उससे बतियाते थे यानी बातें करते थे। सभी चीज़ें प्रत्येक चीज में थी। भाई सभी चीज़ें हर चीज में एक जैसी थी और प्रत्येक सब में, और सभी चीज़ें एक में थी और एक सब में थी। भाई एक दूसरे में वो मिले हुए थे। आकाश भी अपने गांव का ही एक टोला लगता। भाई जो आसमान था वो भी हमें ऐसा लगता था कि ये भी एक टोला है, जैसे एक इकट्ठा कोई चीज ऊपर की तरफ है। चंदा मामा थे। भाई चंदा को हम मामा कहते थे। उसमें एक बुढ़िया थी। चंदा मामा के बीच में एक बुढ़िया माँ थी जो बच्चों की दादी की सहेली थी। भाई जो बच्चों की दादी होती थी उनकी सहेली थी, क्योंकि दादी माँ उसी को देखकर ही उन्हें
कहानियाँ सुनाती थी, माँ आंचल में छिपाकर दूध पिलाती थी। भाई गाँव में जो है बच्चों की दादी की सहेली कौन होती थी, जो चंदा मामा में एक बुढ़िया होती थी, और माँ क्या करती थी, आंचल में छिपाकर दूध पिलाती थी। बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। भाई बच्चे का अपनी माँ का दूध पीना सिर्फ माँ का दूध पीना नहीं होता, बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। बच्चा सुबुकता है, यानी सुबुकना मतलब धीरे धीरे रोता है, और माँ को मारता भी है, माँ भी कभी कभी मारती है। बच्चा चिपटा रहता है, भाई बच्चा अपनी माँ से चिपटा रहता है, माँ चिपटाए रहती है। भाई माँ भी सारा दिन छोटे से बच्चे को अपने साथ चिपटाए रखती है। बच्चा माँ के पेट का स्पर्श गंध भोगता है। भाई अब बच्चा अपने माँ को स्पर्श से गंध से पहचान लेता है। पेट में अपनी जगह जैसे ढूंढता रहता है, भाई पेट के अंदर वो अपने जगह ढूंढता ही रहता है। विश्वनाथ एक बार जोर से काट लिया। भाई विश्वनाथ ने एक बार अपनी माँ को जोर से काट लिया, माँ ने जोर से थप्पड़ मारा उसे। जब विश्वनाथ ने अपनी माँ को एक बार जोर से काट लिया तो माँ ने उसको जोर से थप्पड़ मारा। फिर पास में बैठी नाउन से कहा, दांत निकाले हैं। भाई जो उसके पास में बैठी थी उन्हें कहा कि यह तो दांत निकाल रहा है, टीसत है, इसलिए वो टिसक रहा है, रो रहा है और जोर से काट रहा है। बच्चे दांत निकालते हैं तब हर चीज को दांत से ही काटते हैं। भाई जब बच्चे दांत निकालते हैं तो उनको दर्द होता है और वो दांत से ही इस तरह ही काटते हैं, वही टीसना है। भाई उसी को ही टीसना कहते हैं। चांदनी रात में खटिया पर लेटी माँ बच्चे को दूध पिला रही थी। बच्चा दूध ही नहीं, चांदनी भी पी रहा था। भाई चांदनी रात में माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चा दूध ही नहीं साथ में चांदनी को भी पी रहा था। चांदनी भी माँ जैसी ही पुलक स्नेह ममता दे रही थी। भाई जैसे माँ अपने बच्चे को ममता से स्नेह से दूध पिला रही थी, वैसे ही चांदनी भी उस बच्चे को पुलक स्नेह और ममता दे रही थी। माँ के अंक से लिपटकर माँ का दूध पीना जड़ के चेतन होने यानी मानव जीवन का जन्म लेने की सार्थकता है। यानी माँ के अंक से लिपट माँ का दूध पीना और जड़ के चेतन होने, यानी जड़ निर्जीव वस्तु और उसके चेतन होने, उसमें संजीवता आने से मानव जन्म लेने की सार्थकता है। पशु माताएं भी यह सुख देती पाती होगी। भाई जो पशु लोग हैं, पशु हैं, उनके बच्चे, पशु माताएं भी यही सुख अपने बच्चों को देती होगी, और पक्षी भी अपने अंडों को। यह विश्वनाथ ने बहुत बाद में देखा और समझा। भाई विश्वनाथ जब बड़े हो गए, जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा, तब उन्होंने समझा। दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में तब बतखें होती थी। भाई दिल्ली के दिलशाद गार्डन में के पास एक डियर पार्क था, उसमें तब बतखें होती थी। बतख अंडा देने को होती तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती। जब कोई बतख अंडा देने को होती थी ना, तो वो पानी को छोड़कर जमीन पर आ जाती। इसके लिए एक सुरक्षित कांटेदार बाड़ा था। भाई जो वो थी बतखें थी, उनके लिए जो अंडा देने वाली होती थी, माँ बनने वाली होती थी, उनके लिए एक सुरक्षित कांटेदार बाड़ा बनाया हुआ था। देखा एक बतख कई अंडों को से रही है। भाई उन्होंने, विश्वनाथ जी ने देखा कि एक बतख कई सारे अंडे दे रही है, पंख फुलाए उन्हें छिपाए हैं। भाई उन्होंने अपने पंखों को फैलाकर उसके अंदर उन अंडों को छिपा रखा है, दुनिया से बचाए हुए है उनको। एक कौवा थोड़ी दूर ताक में था, वो दुनिया की नज़रों से, पक्षियों की नज़रों से उन अंडों को अपने पंख फैलाकर उसमें छिपाए हुए हैं, क्योंकि एक कौवा दूर से ताक में था कि बतख की चोंच सख्त होती है, ये ताक में था कि बतख हटे और वो उसका अंडा लेकर उड़ जाए। पर बतख की चोंच सख्त होती है, अंडों की खोल नाजुक, अंडों की खोल नाजुक होती है, बतखों की चोंच सख्त होती है। कुछ अंडे बतख माँ के डेनों से बाहर छिटक जाते हैं। बतख उन्हें चोंच से इतनी सतर्कता कोमलता से डेनों के अंदर फिर छुपा लेती है। वे कई अंडे जब बाहर निकलते हैं तो बाहर छिटक जाते हैं
और बतख उन्हें चोंच से कोमलता से डेनों के अंदर फिर छुपा लेती है। फिर फिर बस आप देखते रहिए, आप उसको दृश्य को देखते ही रहिए, कुछ कह नहीं सकते आप इसे। सहज सारद भी बयान नहीं कर सकते। और माँ की निगाहें कोए की ताक पर भी थी, भाई कहीं कौवा आकर अंडों को नहीं ले उठाकर ना ले जाए। और इसे शेष और सारथ भी नहीं बयान कर सकते कि वो किस तरह अपने बच्चों की सुरक्षा करती थी। कभी कभी वह अंडों को बड़ी सतर्कता से उलटती पलटती थी, बड़ी भाई चौकस से, बहुत अच्छे से, ध्यान से उलटती पलटती थी, कहीं वो टूट ना जाए। किसने दी विश्वनाथ की माँ और बतख की माँ को इतनी ममता? भाई विश्वनाथ जी कहते हैं कि इतनी ममता मेरी माँ को और बतख को किसने दी? जैसे पानी बहता है, हवा चलती है, वैसे ही माँ में बच्चों की ममता, प्रकृति में ही सब कुछ है। भाई वैसे ही बच्चों की माँ के अंदर, प्रकृति में ही सब कुछ है। जड़ चेतन में रूपांतरित होकर क्या क्या अंतर्बाह्य गढ़ता है, लीलाचारी होता है। गुरुवर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्राय कहते हैं, वो भाई इसमें बताया गया है कि माँ की ममता प्रकृति में ही सब कुछ होता है, प्रकृति की तरह ही होती है। जड़ चेतन में रूपांतरित हो जाती है, जो निर्जीव चीज है वो सजीव चीज में रूपांतरित, उनमें भी जान आ जाती है। क्या क्या अंतर्बाह्य गढ़ता है, भाई जो प्रकृति है, ममता है, वो क्या क्या अंतर्बाह्य गढ़ता है, लीलाचारी होता है। भाई लीलाचारी होती है ममता और प्रकृति दोनों ही। उनके गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमेशा कहा करते थे, क्या यह सब बिना किसी प्रयोजन के हैं, बिना किसी उद्देश्य के हैं? भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते थे हमेशा कि यह जो सब कुछ हो रहा है वो किसी प्रयोजन के है, किसी मतलब के है, या किसी उद्देश्य के हैं, बिना किसी उद्देश्य के हैं। होगा कोई महान निहित उद्देश्य प्रयोजन। भाई लेखक कहता है कि कोई भी होगा, हमें क्या है इससे, कोई भी उद्देश्य या प्रयोजन होगा। लेकिन अभी तो बुश ब्लेयर ने इराक फतेह किया है। भाई बुश ब्लेयर जो इराक का वो है, उसने फतेह हासिल की है। कहाँ माँ का बच्चे को दूध पिलाना, कहाँ बतख का अंडा सेना। भाई बच्चे को दूध पिलाना और बतख का अंडा सेना दोनों एक बराबर ही है। विश्वनाथ पर अत्याचार हो गया जब वह दूध पीने वाला ही थे कि छोटा भाई आ गया। जब वो दूध ही पीने वाले छोटे से बच्चे थे तभी उनका छोटा भाई भी आ गया। विश्वनाथ दूध कटहा हो गए, भाई विश्वनाथ का दूध छुड़वा दिया गया, उनका दूध कट हो गया और उनके छोटे भाई का दूध शुरू हो गया। और माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा हो गया। छोटा भाई हुम हुम कर अम्मा का दूध पीता और विश्वनाथ गाय का बेस्वाद दूध पीते। भाई छोटा भाई आ गया था जब उसका, तो विश्वनाथ को तो गाय का दूध पीना पड़ा, अब अम्मा का दूध तो छोटा भाई पीता था। कैसरीन दाई पड़ोस में रहती थी, उनकी दाई का नाम क्या था? कसेरीन। कसेरीन दाई पड़ोस में ही रहती थी। विश्वनाथ को उन्होंने ही पाला पोसा था। सुई की डोरी से बनी हुई कथरी सुजनी कहलाती है। भाई सुई की डोरी से जो बुनते हैं ना, कथरी सुजनी कहलाती है। साफ सफाक सुजनी और कसेरीन दाई के साथ लेटे 3 बरस के विश्वनाथ चांद को देखते रहते और लगता है भाई साफ सुथरी थी कसेरीन दाई। सुजनी यानी चद्दर बिछाते हैं, जो सुई धागे से बनाते हैं दरी सी, उस पर लिटा देती थी क्या कसेरीन दाई उनको, और उस पर लेटे लेते विश्वनाथ जी चांद को देखते रहते और लगता है कि उसे हाथ से छू रहे हैं, उसे खा रहे हैं। यानी चांद को हाथ से छू रहे हैं और उसे खा रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। भाई वो उस पे सुजनी पे लेटे लेटे, साफ सुथरी होती थी वो, और उस पे वो लिटाकर चली जाती थी। ऐसे लगता था चांद को छू रहे हैं, उसे देख रहे हैं, उसे खा रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। वे दुख दुख करके चलता रहता है, चांद जो है दुख दुख करके चलता रहता है, बादलों में छिप जाता है, उसमें से निकल आता है। भाई कहीं कहीं आसमान में बादल होते हैं, चांद चलता रहता है धीरे धीरे करके, और कहीं कभी बादलों में छिप जाता है और कभी वो निकल जाता है। इमली के छतनार पेड़ के अंतरालों से छनकर चांदनी के कितने टुकड़े बिखरते। भाई इमली के छतनार पेड़ के अंतरालों से, इमली के पेड़ों से छनकर, यानी पेड़ों के पीछे से चांद की चांदनी छनकर
कितने टुकड़ों में बिखरती, भाई जहाँ जहाँ से चांदनी को जगह मिलती वहाँ वहाँ से निकल कर आती। यो तो यहाँ पर बताया गया कितने टुकड़ों में बिखर कर चांदनी आती। शीशम की फुनगी को चांदनी कैसे चुमती, भाई वहाँ से निकलकर शीशम की फुनगी यानी शीशम को कैसे चांदनी चूमती थी। फूलों की बात हो रही थी, भाई फूलों की बात हो रही थी। अब ये फूलों के नाम है कमल, कोइया, हरसिंगार, ये सब जल में खिलने वाले फूल हैं। लेकिन ये तो फूल हैं और फूल कहे जाते हैं। ऐसे कितने फूल थे जिनकी चर्चा फूलों के रूप में नहीं होती। भाई ऐसे और भी बहुत सारे फूल हैं जिनकी चर्चा फूलों में नहीं होती। और वे असली फूल कौन से हैं? तोरी का फूल, लौकी, भिंडी, भटकेटिया, इमली, अमरूद, कदम्ब, बैंगन, कोहड़ा, काशीफल, शरीफा, आम, बोर, कटहल, बेल। भाई इन सबको तो सब्जियां कह दी, पर इनके भी फल होते हैं, फूल होते हैं। हरड़, उड़द, चना, मसूर, मटर के फूल, सेमल के फूल, कदम्ब के फूलों का पेड़ लदबद लदा बदा ही रहता है वो। इन सब को हम सब्जियों, दालों और इन सब का नाम दे दिया, फूलों का नाम नहीं दिया। ये अपने नाम से वंचित रह गए, पर ये फूलों से हमेशा पेड़ इनके लदा बदा ही रहते हैं। कृष्ण जी उसी पर झूले झूलते थे, झूला पड़ा कदम की डाली। भाई कदम के पेड़ की डाली पर ही कृष्ण जी झूला झूलते थे। नंदक नंद कदम्बक तरुवर, भाई क्या कदम और भी देशों में होता है। भाई नंद बाबा के पुत्र नंद कदम्बक की डाली पर ही झूला झूलते थे। क्या कदम्ब का और भी देशों में फूल होता है? मुझे तो लगता है कि कदम्ब का दुनिया भर में एक ही पेड़ है, विस्कोहर के पच्छू टोला में टाल के पास। भाई मुझे लेखक कहता है कि मुझे तो यह लगता है कि कदम्ब का दुनिया भर में, पूरी दुनिया में एक ही पेड़ है। कहाँ पर? विस्कोहर के पच्छू टोला में टाल के पास। सरसों के फूल का पीला सागर लहराता हुआ। सरसों के फूल जो खेत के अंदर जब सरसों उगती है तो ऐसे लगता है कि पीला सागर लहरा रहा है। खेतों में तेल तेल की गंध, भाई सरसों के तेल की गंध फैली रहती है सारे खेत में, जैसे हवा उसमें अनेक रूपों में तैर रही हो। भाई ऐसे लगता है जैसे हवा उस तेल के सागर में, पीले सागर में तैर रही हो। सरसों के अनवर्त फूल खेत सौंदर्य को कितना पावन बना देते हैं। भाई जो सरसों के पीले पीले फूल होते हैं वो खेत के सौंदर्य को बहुत अच्छा बना देते हैं। विश्वनाथ के गांव में एक फल और बहुत इफरात होता था। भाई विश्वनाथ के गांव में ये तो थे ही थे, साथ में एक और फल था जो बहुत ज़्यादा इफरात था, उसे भरमंडा कहते थे। उस फल का क्या नाम था? भरमंडा, भरमंडा कहते थे। उसे ही शायद सत्यानाशी कहते हैं। भाई उस फल को ही सत्यानाशी कहते हैं। भाई ये विश्वनाथ जी के टाइम पे ही ये नाम थे भरमंडा, और उस फल को क्या कह दिया? सत्यानाशी। नाम चाहे जैसा हो, सुंदरता में उसका कोई जवाब नहीं था। भाई भले ही इस फल का नाम भरमंडा या सत्यानाशी हो, पर उसके नाम पर मत जाओ, उसकी सुंदरता पे जाओ। वो देखने में बहुत सुंदर लगता था, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। फूल पीली तितली जैसा, भाई जैसा उसका फूल होता था पीला पीला तितली जैसा होता था। आंखें आने पर माँ उसका दूध आँख में लगाती। भाई जब आंखें आने पर, जब बच्चों की आंखें आ जाती थी, लाल आंखें आने का मतलब जब आई फ्लू टाइप में आंखें लाल हो जाती है, तो माँ उन ये इसका भरबंडा का फूल के पीली दूध निकालकर उनको आंखों में लगाती थी। दूबों के अनेक वर्णी छोटे छोटे फूल, बचपन में इन सबको चखा था। सूंघा है, कानों में खोसा है। और देखिए धान, गेहूं, जौ के भी फूल होते हैं। भाई और इसके साथ साथ सरसों के तो बता दिए हमने, भरबंडा के बता दिए, अब धान के, गेहूं के, जौ के भी फूल होते हैं जीरे की शक्ल में। भाई वो जीरे जैसी शक्ल के होते हैं। भुट्टे का फूल, धान के खेत और भुट्टे की गंध जो नहीं जानता उसे क्या कौन समझाए। भाई जो इन चीज़ों की गाँव में खिले धान, गेहूं, जौ, भुट्टे के फूल और धान के खेत के
में भुट्टे की गंध को नहीं जानता तो उसे हम क्या समझा सकते हैं। फूल खिले खिले फूल, यानी फूल खिले हुए हैं, खिले हुए हैं, चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं। धान के फूल, कोदो के फूल, कुटकी के फूल खिले हुए हैं। फूल फूल खिले खिले फूल, यानी चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं। कहीं धान के, कहीं भुट्टे के, कहीं कोदो के, कहीं गुटकी के, कहीं हर तरह के फूल। आप पहले आपने फूल सुना है भटभंडा के या कमल के, ककड़ी के और कुदई के, सारी जगह फूल ही फूल खिले हुए हैं। गोभी का फूल, परवल फूल, करेला फूल, लौकी, खेसा, मिर्ची फूल खिले हुए हैं। भाई हर तरह के फूल, हर चीज के फूल खिले हुए हैं चारों तरफ। गांव में चारों तरफ इन सब चीजों के फूल खिले रहते हैं। शरद के आने पर ये सब फूल खिल जाते हैं। खीरे के फूल, तोरई के फूल, महुआ के फूल खिले हुए हैं। ऐसी हो बारिश खूब फूल खिले। भाई लेखक कहता है, विश्वनाथ कहता है कि हर समय ऐसी ही बारिश होती रहे और ये फूल ऐसे ही खिलते रहे। नवल शुक्ल जी का लिखा हुआ ये है। और फिर उसके बाद क्या होता है, घास पात से भरे मेड़ों पर, भाई घास के पात से, भाई चारों तरफ मेड़े पे, किनारे किनारे पे घास के उगी हुई है। मैदानों में, तालाबों के भीटों पर नाना प्रकार के सांप मिलते थे। भाई मैदान में, तालाब में, सारी जगह हर एक तरह के सांप मिलते थे। सांप से डर तो लगता था लेकिन वे प्राय मिलते दिखते थे। भाई सांप से हम लोगों को डर तो लगता था लेकिन वो हमेशा दिखते रहते थे, इसलिए कम डर लगता था। डोडहा और मजगिदवा विषहीन थे। सांपों में डोडहा और मजगिदवा एक जाति है। डोडोहा और मजगिदवा बहुत ही वैशीले व जहर वाले सांप होते थे। डोडोहा को मारा नहीं जाता था। क्यों नहीं मारा जाता था? उसे सांपों में वामन जाति का मानते थे। भाई सांपों में उसको बहुत ही वामन जाति का मानते थे। धामिन भी विषहीन है। धामिन जो जाति है सांपों की वो भी विषहीन है, लेकिन वह लंबी होती है। मुंह से कुछ पकड़कर पूंछ से मार दे तो अंग सड़ जाए। भाई हम उसके मुंह से कुछ पकड़कर पूंछ से मार दें तो उसके अंग सड़ जाते हैं। सबसे खतरनाक गौवन, जिसे हमारे गांव में फिटेरा कहते हैं। भाई सबसे खतरनाक सांप कौन सा? गौवन था, जिसे हमारे गांव में फंटेरा कहते हैं। जो फंटेरा सांप था वो सबसे ज़्यादा खतरनाक था। खतरनाक घोर कड़ाईच, जिसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिनहिनाकर मरे। भाई ऐसा खतरनाक सांप था जिसके काट लेने पर वो घोड़े की तरह हिनहिनाता ही रहेगा। इतना खतरनाक था और आखिरी में मरकर ही छुट्टी मिलेगी। फिर बटिया, जिसके दो मुंह होते हैं। भटिया नामक सांप के दो मुंह होते हैं। आम, पीपल, केवड़े की झाड़ी में रहने वाले सांप बहुत खतरनाक होते हैं। भाई आम, पीपल और केवड़े के झाड़ी में, पेड़ों पर रहने वाले सांप जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। अजीब बात है, सांपों से भय भी लगता था और हर जगह अवचेतन में डर से ही सही उनकी प्रतीक्षा भी करते थे। भाई हमें यह बहुत अजीब बात थी कि हमें बचपन में सांपों से डर भी लगता था लेकिन अवचेतन में डर से ही सही उनकी प्रतीक्षा भी करते रहते थे। छोटे छोटे पौधों के बीच में सरसराते हुए सांप को देखना भी भयानक रस को हो सकता है। भाई छोटे छोटे पौधों के बीच में वो सरसराते हुए निकल जाते हैं, वो भी बहुत भयानक होता है। इसी तरह बिच्छू बिच्छू भी इसी तरह है। सांप के काटे लोग बहुत कम बचते हैं थे, बिच्छू के काटने से दर्द बहुत होता था। भाई सांप के काटने से तो लोग मर जाते थे लेकिन बिच्छू के काटने से दर्द बहुत होता था। कोई मरता नहीं था, बिच्छू के काटने से कोई मरता नहीं है। फूलों की गंधों से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता था। भाई उस समय में जब मैं छोटा था, फूलों की गंधों से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता था। गुड़हल का फूल देवी का फूल था। भाई गुड़हल का जो फूल होता है ना, लाल रंग का, वो देवी का फूल माना जाता था। नीम का फूल और पत्ते चेचक की रोगी के पास रख दिए जाते थे। फूल बेर के भी होते थे, बेर के भी फूल होते थे और उनकी गंध वन्य मादक होती थी। बसंत के फूल आते
ही बेर का फूल सूंघकर बर्रे ततैया का डंक झड़ जाता था। भाई बेर के जो फूल होते हैं ना, अगर उनको सूंघ लो, ततैया यानी जो हम कहते हैं ना, भीड़ड़ काट गई, ततैया काट गया, उसके डंक भी झड़ जाता था। तब उन्हें हाथ से पकड़ लेते, उन्हें जेब में भर लेते। भाई उन फूलों को हम हाथ से तोड़कर अपनी जेब में भर लेते, उनकी कमर में धागा बांधकर लड़ाते। भाई ततैया वगैरह को हम हाथ से पकड़कर अपनी जेब में भर लेते और धागा बांधकर उनको आपस में लड़ाते रहते। भाई जो ये आज के समय में हम लोगों को नहीं पता, पर पहले लोग डॉक्टरों के पास जाने से पहले अपनी, उस टाइम पे डॉक्टर तो होते नहीं थे, ये प्राकृतिक चीज़ों से ही हर चीज़ का, दवाइयों का इलाज कर लेते थे। खूब गर्मी चिलचिलाती पड़ती, भाई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती, बहुत ज़्यादा धूप होती, घर में सबको सोता पाकर चुपके से निकल जाते। भाई मैं सबको घर में सोता हुआ देखकर चुपचाप निकल जाता। दोपहरिए का नाच देखते, दोपहरिए में जो नाच होते थे उसको देखने के लिए। गर्मी में कभी कभी लू लगने की घटनाएं सुनाई पड़ती। भाई गर्मी में कहते हैं ना कि लू लग जाएगी, तो वो घटना भी हमें सुनाई पड़ती। माँ लू से बचने के लिए धोती या कमीज से गांठ लगाकर प्याज बांध देती। भाई कहते हैं कि प्याज अगर पास में हो तो लू नहीं लगती, प्याज खा लेने से लू नहीं लगती। पहले के टाइम पे लोग तभी स्वस्थ रहते थे। लू लगने की दवा थी कच्चे आम का पन्ना। कच्चे आम का पन्ना पी लो तो लू लग जाए तो वो भी ठीक हो जाती थी। भूनकर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पीना, देह में लेपना, नहाना। कच्चे आम को भून या उबालकर उससे सिर धोते थे। कच्चे आमों के छोर पेड़ पर लगे हुए देखना। भाई कच्चे आमों का छोर झुंड का झुंड पेड़ पर लगे हुए हम देखते थे। कच्चे आम की हरी गंध, पकने से पहले ही जामुन खाना। भाई कच्चे आमों के पकने से पहले ही उसको हमें, पकने से पहले जामुन खा लेते थे, तोड़ते थे। यह गर्मी की बहार थी। भाई जामुन, कच्चे आम और कई सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो गर्मी की बहार थी, गर्मी में ही मिलती है। कटहल गर्मी का फल है और तरकारी भी है। कटहल जो है गर्मी में उगता है, गर्मी का फल है, और इसको हम एक तरकारी यानी सब्जी के रूप में भी यूज़ करते हैं। वर्षा ऐसे सीधी एकाएक नहीं आती थी। भी वर्षा एकदम सीधी नहीं आती थी कि लगातार आती ही रहे। पहले बादल गिरते, भाई सीधे प्रोसेस में सीधी वर्षा नहीं आती थी। पहले बादल गिरते, फिर गड़गड़ाहट होती, भाई बारिश संकेत दे रही हो कि मैं आने वाली हूँ। पूरा आकाश बादलों से ऐसे घिर जाता कि दिन में ही रात हो जाती। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गांजा। भाई आषाढ़ जैसे चढ़ता है वैसे गगन बादलों की तरह गरजने लगता है। घन घमंड गरजता घन घोरा, और जो है बादल घमंड में गरजते हैं और घोर अंधेरा कर देते हैं। और कंपित जंगम नीड विहंग, भाई और सारे पक्षी वगैरह सब कांपने लगते हैं। वर्षा ऐसी होती है, वर्षा ऐसी ऋतु है जिसमें संगीत सबसे ज़्यादा होता है। भाई वर्षा ऋतु में संगीत सबसे ज़्यादा होता है, तबला, मृदंग और सितार का। जोश ने लिखा है, भाई जो वर्षा ऋतु में संगीत सबसे ज़्यादा होता है किस चीज़ का होता है? तबला का, मृदंग का और सितार का। भाई अब यहाँ पर वर्षा ऋतु के बारे में बता दिया, इससे पहले गर्मी के बारे में बताया, उससे पहले माँ के बारे में बताया। भाई बचपन में लेखक शुरू से लेकर अपने बचपन की सभी चीज़ों को विस्तार से प्रकृति के साथ मिलाकर बता रहा है। अब वो क्या बता रहा है कि वर्षा ऋतु में संगीत सबसे ज़्यादा होता है, और इसमें जोश जी ने लिखा है, बजा रहा है सितार पानी और वर्षा ऐसे नहीं आती हुई दिखलाई पड़ती थी। भाई जोश जी कहते हैं कि बजा रहा है सितार पानी, पानी जो गिर रहा है बारिश का वो सितार की तरह बज रहा है। वर्षा ऐसे नहीं आती हुई दिखलाई पड़ती थी। भाई वर्षा इस तरह आती हुई दिखलाई नहीं पड़ती थी, पर उनकी आवाज़ सितार जैसी लगती थी। मेरे घर की छत से जैसे घोड़ों की कतार दूर से दौड़ी हुई चली आ रही हो। भाई हमारे घर की छत से ऐसे लगता था जैसे घोड़ों की कतार, लाइन में घोड़े दूर से दौड़ी हुई चले आ रहे हो। और पास अब नदी पर बरसा। अब
डेघर पर, भाई बारिश कभी तो नदी पे बरस रही है, कभी डेघर पर, अब बड़की बगिया पर, अब पड़ोस घर में टप 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 आंधी चले तो टीन छप्पर उड़े। भाई अब पड़ोस में भी घर टप टप आने लगे, बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है, हर जगह बारिश बारिश हो गई है, घर टप टप करने लगे हैं, आंधी चलने से टीन छप्पर उड़ रहे हैं। भाई कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब विश्वनाथ अपने घर की छत से देखते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि बारिश में घोड़ों की कतार दूर से दौड़ी हुई चली आ रही है, यानी बारिश दूर से जब बादलों की उसमें दौड़ी हुई चली आ रही है। जब वो पास आती है तो वो देखते कहीं अब वह नदी पर भी बरस रहे हैं, डेघर पर भी बरस रहे हैं, और बड़ी बगिया में यानी खेतों बगीचों में भी बरस रहे हैं, पड़ोस के घर भी टप टप कर रहे हैं, वहाँ पर भी बरस रहे हैं। और आंधी जब चलती है तो टीन छप्पर उड़ जाते हैं, सभी घरों के ऊपर जो टीन छप्पर रखे होते हैं वो उड़ जाते हैं। कई दिन लगातार बरसे तो दीवार गिरे। भाई कई दिन तक अगर लगातार बारिश हो जाती है तो घरों की दीवारें भी गिर जाती है, घर धस के बढ़िया आवे। भाई जो घर है मिट्टी के बने होते हैं वो धसक जाते हैं जमीन में। और भीषण गर्मी के बाद बरसात में पुलकित कुत्ते, बकरी, मुर्गी, मुर्गे भोबो में चू चू करते मग्न बेमतलब इधर उधर भागे थिरके। भाई भीषण गर्मी के बाद जब बारिश आती है, ठंडक हो जाती है, तो बरसात में पुलकित, बरसात से खुश होकर कुत्ते, बकरी, मुर्गी, सब कुत्ते भो भो करके, मैं बकरी मैं करती हुई और मुर्गे मुर्गी चू चू करते हुए मग्न, अपने में ही मग्न बेमतलब के इधर उधर भागते फिरते, क्योंकि उन्हें गर्मी से राहत मिल जाती है, और थिरकते रहते हैं, नाचते रहते हैं। पहली वर्षा में नहाने से दाद खाज फोड़ा फुंसी ठीक हो जाते हैं। जो कहते हैं ना सबसे पहली बारिश आती है उसमें दाद खाज फोड़े फुंसी जो होते हैं वो ठीक हो जाती है। लेकिन मछलियाँ कभी कभी उबस के मांझा फेन लगने से भी मर जाती है। भाई मछलियाँ कभी कभी उबस की मांझा यानी फेन लगने से मर जाती है। राजा दशरथ राम के विरह में ऐसे व्याकुल मांझा मनहू मीन कह व्यापा। भाई राजा दशरथ राम के विरह में ऐसे ही व्याकुल हो गए थे जैसे मांझा यानी फेन के मनहू मीन कह व्यापा, यानी जिस मछली जिस तरह मांझा के उसमें विरह में व्याकुल हो जाती है। जोक केचुआ ग्वालिन जुगनू अग्निवहा बोका करकरची गोजर आदि मच्छर डासा आदि कीड़े मकोड़े की बहुता बहुत जीव भूमि जीव सुकल हो रहे हैं। भाई उस समय जब बारिश का मौसम होता है, ये छोटे छोटे जीव कीड़े मकोड़े केचुआ और जुगनू ग्वालिन, ये कई सारे के छोटे छोटे जो जीव कीट पतंगे निकलते हैं वो उस समय सकुल हो जाते हैं। किंतु नाना प्रकार के दूबों वनस्पतियों की नवहरित आभा की लहरों का क्या कहना। भाई लेकिन नाना प्रकार यानी अनेक प्रकार की दूब वनस्पति घास पत्तियां सब हरे भरे हो जाते, हरे भरे होकर लहराने लगते हैं। धोए धोए पातन की बात ही निराली है। भाई धुल धुल कर जो उगते हैं उनकी बात ही निराली होती है। फिर गंदगी कीचड़ बदबू की लदर पदर। भाई फिर बारिश के बाद क्या होता है, चारों तरफ गंदगी होती है, कीचड़ होती है, बदबू, नदी नाले भर जाते हैं, सारी तरफ गंदगी फैल जाती है और सारी तरफ बदबू फैल जाती है। बाढ़ आवे सिवान खेत खलियान पानी से भर जाए। भाई जब बाढ़ आती है तो सारा का सारा खेत खलियान पानी से भर जाते हैं। तो दिशा मैदान की भारी तकलीफ, तो सारी दिशाएं मैदान की भारी तकलीफ में भर जाती है। जलावन की लकड़ी पहले ना इकट्ठा कर ली तो गीली लकड़ी गीले कड़े से घर धुएं से भर जाए। भाई जलाने के लिए लकड़ी अगर पहले इकट्ठी ना कर ली जाए गांव में, तो गीली लकड़ी को हम जलाएंगे तो सारा घर धुएं से भर जाता है। बारिश आने से पहले ही लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ती है जलाने के लिए। बरसात के बाद विस्कोहर की धरती, सिवान, आकाश, दिशाएं, तालाब, बूढ़ी राप्ती नदी निखर उठते थे। भाई बरसात के बाद जो विस्कोहर की धरती थी, लेखक के गांव की धरती थी, जो सिवान, आकाश, दिशाएं, चारों दिशाएं, तालाब और राप्ती नदी जो बहुत बूढ़ी हो गई थी, वो सब निखर उठते थे, यानी ऐसे उजले उजले से लगते थे। धान के पौधे झूमने लगते थे,
जो धान के पौधे थे उन पे फूल खिल जाते थे और वो झूमने लगते थे। भुट्टे, चरी, सनई के पौधे, करेले, खीरे, काकर, भिंडी, तोरी के पौधे, फिर लताएं खिलने लगती थी उसमें। शरद में फूल तालाब के शैवाल यानी सेवार, उसमें नीला जल, आकाश का प्रतिबिंब, नीले जल के कारण तालाब का जल अगाध लगता। भाई शरद में फूल, तालाब में जो फूल होते थे, नीले आकाश का प्रतिबिंब जो आकाश में बनता था, नीले वो जल भी नीला नीला हो जाता था जब आकाश का प्रतिबिंब उस नीले आकाश का उसमें पड़ता था, तो तालाब का जल अगाध लगता था, बड़ा सुंदर लगता था। स्नान करने से आत्मीय शीतलता और विशुद्धता की अनुभूति होती थी। भाई उस जल में स्नान करने से आत्मा शीतल हो जाती थी, ऐसे लगता था कि विशुद्धि हो गई है, भाई शुद्ध हो गया है शरीर। तालाब का नीला प्रसन्न जल विश्वनाथ को लगता अभी इसमें से कोई देवी देवता प्रकट होगा। भाई जो उस समय तालाब का नीला जल दिखता था वो प्रसन्नता से भर देता था और विश्वनाथ को ऐसे लगता था, यानी लेखक को ऐसे लगता था कि इसमें से अभी कोई जल देवी या देवता प्रकट होगा। खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियाँ बनाई जाती थी, उसे बरहा कहते थे। भाई नालियों को क्या कहते थे? बरहा। उसमें से जल सुरीला शब्द करता हुआ शाही शान से बहता था। भाई जब बहते हुए पानी की आवाज़ होती है ना, वैसा शब्द करता हुआ पानी शान से उस नाली में से बहता था, जैसे चांदी की धारा रेंग रही हो। ऐसे लगता था, सफ़ेद रंग का पानी होता था, ऐसे लगता था चांदी की धारा रेंग रही हो। पर उस पर सूर्य की किरणें पड़ती और पानी पर जब सूर्य की किरणें पड़ती वो चांदी की तरह चमक जाता। जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में ज़्यादा फर्क नहीं होता। भाई जो धूप, चैत की धूप होती है ना, बारिश के बाद, भादों के बाद जब चैत लगता है, उसकी धूप और जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में ज़्यादा फर्क नहीं होता। बरसात की भीगी चांदनी चमकती तो नहीं, लेकिन मधुर और शोभा के भार से दबी ज़्यादा होती है। जो बरसात की भीगी हुई है, बरसात के मौसम के बाद की चांदनी निकल होती है ना, वो चमकती तो नहीं है, लेकिन मधुर और शोभा के भार से दबी ज़्यादा होती है। सारी जगह इतनी मनमोहक बना देती है, उसकी शोभा, उसकी मधुरता देखते ही बनती है। वैसे ही विस्कोहर की वह औरत, भाई वैसे ही विस्कोहर की वह औरत है, पहली बार उसे बढ़नी में एक रिश्तेदार के यहाँ देखा। भाई विस्कोहर में लेखक विश्वनाथ जी ने बढ़नी में, बढ़नी एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक रिश्तेदार के यहाँ पर उन्होंने एक औरत को देखा। विश्वनाथ की उम्र उससे काफ़ी कम थी। भाई विश्वनाथ जो थे उससे बहुत छोटे थे। ताज्जुब नहीं, 10 बरस कम होगी। भाई उस औरत में और विश्वनाथ में 10 साल का अंतर था। विश्वनाथ 10 से ज़्यादा के नहीं थे। देखा तो लगा चांदनी रात में, बरसात की चांदनी में जूही की खुशबू आ रही है। भाई विश्वनाथ को उस समय यह महसूस हुआ कि वो जो औरत उनके रिश्तेदार के यहाँ मिली थी, दिखी थी उन्हें, जब वो 10 वर्ष के थे और 10 वर्ष का अंतर था उस औरत और उसमें, तब विश्वनाथ को ऐसे लगा कि चांदनी रात में, बरसात की चांदनी रात में जूही की खुशबू आ रही है। उस औरत को देखकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ। विस्कोहर में उन दिनों विश्वनाथ संतोषी भैया के घर बहुत जाते थे। भाई विस्कोहर में वो उन दिनों जब छोटे थे विश्वनाथ जी, तो संतोषी भैया के यहाँ बहुत, भाई उनके आंगन में जूही लगी थी। विस्कोहर में विश्वनाथ संतोषी भैया के घर जाया करते थे। संतोषी भैया के आंगन में, घर के आंगन में जूही खिली हुई थी, जूही के फूल लगे हुए थे। उनकी खुशबू प्राणों में बसी रहती थी। भाई जिसकी खुशबू उनके प्राणों में बसी रहती थी। यूँ भी चांदनी में सफ़ेद फूल ऐसे लगते हैं मानो पेड़ लताओं पर चांदनी ही फूल के रूप में दिखाई पड़ रही हो। भाई चांदनी रात में सफ़ेद फूल तो ऐसे लगते हैं मानो कि लताओं पर, फूलों, पेड़ों पर चांदनी ही फूल के रूप में दिखाई पड़ रही हो। चांदनी भी प्रकृति, फूल भी प्रकृति और खुशबू भी प्रकृति। भाई ये तीनों चीज़ प्रकृति तो है, तो तीनों में गहरा संबंध है। वह औरत विश्वनाथ को औरत के रूप में नहीं, जूही की लता बन गई चांदनी के रूप में लगी। भाई वह जो औरत जो विश्वनाथ को बहुत अच्छी लगी,
वो जूही की लता बन गई, चांदनी के रूप में लगी और फूलों की खुशबू आ रही थी, जिसके अंदर से फूलों की खुशबू आ रही थी। प्रकृति सजीव नारी बन गई थी। भाई ऐसे लग रहा था प्रकृति ही तीनों चीज मिलकर एक सजीव नारी बन गई हो। सौंदर्य और विश्वनाथ उसमें आकाश, चांदनी, सुगंधित सब देख रहे थे। और विश्वनाथ जी उस औरत के अंदर आकाश को, चांदनी को और सुगंध को, सब चीजों को देख रहे थे। वह बहुत दूर की चीज इतने नजदीक आ गई थी। भाई इतने दूर की चीज उनके इतने पास आ गई थी। सौंदर्य क्या होता है, तदाकार परिणति क्या होती है, भाई उन्होंने तब जाना कि सौंदर्य क्या होता है। जीवन की जीवन की सार्थकता क्या होती है, भाई जीवन की सार्थकता क्या होती है, यह सब बाद में सुना, समझा, सीखा, सब उसी के संदर्भ में। भाई उसी के संदर्भ में आकर उन्होंने सब कुछ बाद में सुना, समझा और सीखा। वह नारी मिली भी, विश्वनाथ आजीवन उससे शर्माते रहे। भाई उसी नारी ने के संदर्भ में आकर उन्होंने ये सब चीजें सुनी, समझी और सीखी। वह नारी उन्हें मिल भी गई, लेकिन आजीवन उनसे शर्माते रहे, क्योंकि 10 बरस का अंतर था उनका। उसकी शादी विस्कोहर में ही हुई। भाई उस औरत की शादी विस्कोहर में ही हुई। कई बार मिलने के बाद, बहुत हिम्मत बांधने के बाद उस नारी से अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कहा। भाई कई बार मैंने हिम्मत बांधी, कई बार उसने हिम्मत करने के बाद उस औरत की शादी भाई बिस्कोहर में, गांव में ही हो गई। पर कई बार हिम्मत जुटाने, हिम्मत बंधाकर वो उस नारी के पास अपनी भावना व्यक्त करने के लिए गए। कई बार उन्होंने कोशिश की। जे तुम्हें पाई जाए ते जरूर बेराए जाए। भाई जो तुम्हें पा जाऊंगा मैं, तो जरूर ही पागल हो जाऊंगा। भाई लेखक कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें पा जाऊंगा तो मैं जरूर ही पागल हो जाऊंगा। जाय देव विश्वनाथ बाबू, उनसे तो हमार कबो ठीक से भेंटो नाही भई। भाई विश्वनाथ बाबू, आपसे तो कभी हमारी अच्छे से भेंट ही नहीं हुई। विश्वनाथ मान ही नहीं सकते कि बिस्कोहर से अच्छा कोई गांव हो सकता है। विश्वनाथ जी कहते हैं कि मैं मान ही नहीं सकता कि बिस्कोहर गांव से अच्छा कोई और गांव हो सकता है। बिस्कोहर से ज़्यादा सुंदर कहीं और की औरत हो ही नहीं सकती। बिस्कोहर गांव में जो औरत है उससे ज़्यादा सुंदर कोई और हो ही नहीं सकती। विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी का रंग लगता था। वही विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी के रंग के जैसा लगता था। गंध दूध की आती थी। पिता के कुर्ते को जरूर सूंघते। विश्वनाथ जी पिता के कुर्ते को जरूर सूंघते, उसमें से पसीने की बू बहुत अच्छी लगती। भाई विश्वनाथ को अपने पिता के कुर्ते में से पसीने की बदबू बहुत अच्छी लगती थी। नारी शरीर से उन्हें विस्कोहर की ही फसलों, वनस्पतियों की उत्कंठ गंध आती है। भाई नारी के शरीर से उन्हें विस्कोहर की फसलों का, वनस्पतियों का की गंध आती थी। तालाब की चिकनी मिट्टी की गंध, गेहूं, भुट्टा, खीरा की गंध या पुआल की होती है। भाई इन सब चीज़ों की गंध लेखक को आती रहती है। फूले हुए नीम की गंध और गंध को नारी शरीर या श्रृंगार से कभी नहीं जोड़ सकते। वह गंध मादक, गंभीर और असीमित की ओर ले जाने वाली होती है। संगीत, गंध, बच्चे विश्वनाथ के लिए सबसे बड़े सेतु है। भाई बच्चे जो है संगीत की गंध उनके लिए सबसे बड़े सेतु का काम करते हैं। काल इतिहास को पार करने के बड़े गुलाम अली खां साहब ने एक पहाड़ी ठुमरी गाई है। भाई जो बहुत बड़े गुलाम अली साहब है, उन्होंने एक बहुत बड़ी पहाड़ी ठुमरी गाई है। जो ये गुलाम अली खां साहब होते थे, वो पहाड़ी ठुमरी या वो पहाड़ी गीत गाते थे। अब तो आओ साजन सुन अकेले अकेले में, या याद करे इस ठुमरी को तो रुलाई आती है। भाई हम आज भी इस ठुमरी को याद करते हैं तो रोना आ जाता है। वो ठुमरी क्या थी? अब तो आओ साजन सुने अकेले में। भाई इस ठुमरी को लेखक विश्वनाथ जी आज भी याद करते हैं तो उनको रोना आ जाता है। और वही औरत इसमें व्याकुल नजर आती है।
भाई रोना जब आता है तो उसमें वो औरत दिखाई देती है उनको। अप्राप्ति की कितनी और कैसी प्राप्तियां होती है, भाई जो चीज़ प्राप्त नहीं होती उसकी कितनी प्राप्तियां होती है। वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहने रहती है, घने काले केश संवारे हुए हैं, आंखों में पता नहीं कैसी आर्द्र व्यथा है। भाई वो सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए है, उसके बाल काले घने घने हैं पर संवरे हुए हैं, आंखों में पता नहीं कैसी व्यथा है उसके। वह सिर्फ इंतजार करती है, वो औरत सिर्फ इंतजार करती है। संगीत, नृत्य, मूर्ति, कविता, सत्याप्य, चित्र, गरज की तरह हर कला रूपों के आस्वाद में वह मौजूद है। भाई उन सब चीज़ों का उसमें कोई स्वाद ही नहीं है। विश्वनाथ के लिए हर दुख सुख से जोड़ने के सेतु हैं। ये सब चीज़ें विश्वनाथ के लिए हर दुख सुख के जोड़ने की सेतु है। इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध अजीब तौर पर जुड़ा हुआ है। भाई लेखक की इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध अजीब तरीके से जुड़ा हुआ है। किसकी मृत्यु का? भाई सफ़ेद साड़ी में इंतजार करती हुई नजर आती है, भाई उस औरत की मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा हुआ है लेखक की यादों में। तो इस तरह हमने इस चैप्टर को पढ़ा और समझा। हमने देखा कि लेखक की इस अंश में अपने बचपन की एक एक घटना के जरिए अपने बचपन को दोबारा जिया है। लेखक पूरी रचना में लेखक ने अपने देखे भागे यथार्थ के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। लेखक की शैली, अब इसमें लेखक ने अपनी शैली अपने आप में अनूठी और बिल्कुल नहीं है। भाई लेखक की जो शैली है अपने आप में अनूठी और नहीं है, लेखक ने अपने आप ही उसको बनाया है। लेखक यहाँ पर ग्रामीण जीवन की प्राकृतिक सौंदर्य की छटा से अवगत कराया है सबको। उन्होंने दिखाया है कि गांव का जीवन कितना प्राकृतिक है, और उन्होंने यह शहरों की भाग दौड़ भी दिखाई है कि वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य समाप्त हो गया है। तो लेखक इस अंश में उम्र के कई पड़ाव को पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली लोक कथाओं को पाठक पहुंचाने की कोशिश की है। तो लेखक ने अपने गांव विस्कोहर, जो नंगा तलाई का एक गांव है, उसमें अपनी आत्म कथा का यह अंश समाप्त करते हैं। इस तरह अपने आप का उसने आत्म कथा को इसमें एक्सप्लेन किया है, दिखाया, एक एक चीज़ के प्राकृतिक रूप को उन्होंने बताया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियोस का वेट करना। हमने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा और समझा है। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज लेके आएंगे। जब अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो भी आप उनको क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से कर पाओगे। अगर नहीं समझा है तो वीडियो को आप दोबारा सुनिए और चैप्टर को समझिए। तो तब तक के लिए थैंक यू।